अस्सलामुअलैकुम। भी कम में हो सकता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स ऑलराइट, बिफोर ब्रेक हम लोगों ने सिमुलेटिंग एनालिंग बेसिकली डिस्कस कर लिया था। सिमुलेटिंग एनालिंग इज नथिंग विद जस्ट a simulation of noise with हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। ठीक है, यानी हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम के साथ आप नॉइस को इंजेक्ट करते हैं और उसको उसका बिहेवियर बेसिकली आप एक तरीके से कह रहे हो कंडीशन में एक चेंज है, जस्ट कि जहाँ पे जीरो से ज्यादा है चेंज तो वहाँ ग्रेटर देन जीरो है तो आप चेंज कर देंगे, यहाँ लेस देन होगा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी से काम करेंगे। ऑलराइट, the next and the last algorithm of searching is genetic algorithm। जो हम सर्चिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे उसमें जो सर्चिंग एल्गोरिथम उसमें लास्ट सर्चिंग एल्गोरिथम की टेक्निक है वो जेनेटिक एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस करेंगे। जेनेटिक एल्गोरिथम वैसे तो बहुत ही मशहूर और काफी सारी डोमेन्स में मैप होता है, इंक्लूडिंग कंप्यूटिंग, वेब शेड्यूलिंग, रिसोर्स शेड्यूलिंग, क्लाउड में लोड बैलेंसिंग, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर जेनेटिक एल्गोरिथम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। और उसकी सबसे अच्छी बात जो है बेसिकली ये आप ये कह सकते हैं कि जेनेटिक एल्गोरिथम इज सॉर्ट ऑफ लेयर्ड एल्गोरिथम। डिफरेंट स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करके या स्टेप्स को यूटिलाइज करके बेसिकली जेनेटिक एल्गोरिथम हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, नेचर वाइज जो जेनेटिक एल्गोरिथम की अप्रोच है वो मेटा ह्यूरिस्टिक अप्रोच है, यानी ये भी ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स में से ही है एक। जेनेटिक एल्गोरिथम एंड एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, दो एल्गोरिथम्स बेसिकली मेटा ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स में मशहूर एल्गोरिथम्स है, और भी हैं और भी लेकिन एआई के अंदर ज्यादातर जेनेटिक और एसीओ को पढ़ाया जाता है। एसीओ वैसे ज्यादातर ऑपरेशनल रिसर्च में ज्यादा उसको फोकस किया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है। ऑपरेशनल रिसर्च का कोर्स वैसे अब हटा दिया गया है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं जब बैचलर्स किया था तब उस वक्त हमने एज अ कोर कोर्स पढ़ा था। इंटरेस्टिंग कोर्स है, मैथमेटिक्स है उसमें थोड़ी सी इन्वॉल्व ज्यादा, लेकिन अच्छा कोर्स है। ऑप्टिमाइजेशंस के मॉडल को समझना, ऑप्टिमाइजेशंस किस किस तरीके से आपके मॉडल में हो सकती है उस चीज को समझना बहुत फ्रूटफुल चीज है उसके लिए। फास्ट में भी ये ऑफर होता था पहले, फास्ट में, लेकिन अब पता नहीं होता नहीं होता। पहले फास्ट में पढ़ाया जाता था कोर्स एज अ कोर कोर्स, या इलेक्टिव्स में ऑफर होता था। तो लेट्स सी, शायद हो सकता है फ्यूचर में कभी हीट में भी ऑफर कर दें तो मे भी शायद देखेंगे। है तो जेनेटिक एल्गोरिथम का जो सिंपल आइडिया है बेसिकली एवोल्यूशन थ्योरी से निकला है। एवोल्यूशन थ्योरी क्या है, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, कि उनके एक जनरेशन चल रही है, इवॉल्व कर रही है पीछे, जो पेरेंट्स हैं उनके एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स के बाद नेक्स्ट एंसेस्टर्स हैं उनके वो पेरेंट्स हैं, इस तरीके से एक चेन चली आ रही है जब से अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया है। ठीक है, तो खैर तो उस लिहाज से जो जेनेटिक एल्गोरिथम है उसी मॉडल को, उसी अप्रोच को लेता है बेसिकली। तो उसके अंदर तीन बेसिकली मेजर स्टेप्स हैं, या आप कह लें तीन मेजर सब पार्ट्स हैं जेनेटिक एल्गोरिथम्स के। नंबर वन इज क्रॉसिंग, नंबर टू इज म्यूटेटिंग एंड नंबर थ्री इज सेलेक्टिंग सक्सेसफुल सॉल्यूशन। कैसे काम करते हैं, कैसे सिलेक्शन होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, इसके ऊपर आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। जो आपका सिंपल जो बेसिकली आपको जज करना है कि आपका जो एल्गोरिथम है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए एक जजमेंट जो क्राइटेरिया है वो फिटनेस फंक्शन होता है। ठीक है, यानी जितने फिट पेरेंट्स होंगे उतना फिट चाइल्ड होगा इन शॉर्ट। जिस तरीके से अगर आप ये देखें, या अगर कोई प्रॉब्लम पेरेंट्स में है तो वो चाइल्ड में भी आपको नजर आएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे कलर्स हैं। ठीक है, तो कलर एनिमल्स के भी देख लें आप, जो पेरेंट्स के कलर होते हैं उस टाइप के कलर्स एनिमल जो चाइल्ड्स होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके भी होते हैं। तो जितना फिटेस्ट बेसिकली कॉम्बिनेशन होगा उतना फिटेस्ट बेसिकली आपको सॉल्यूशन आगे मिलेगा। ठीक है, जजमेंट के लिए बेसिकली जब भी आप सॉल्यूशन जेनेटिक एल्गोरिथम के थ्रू बनाते हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहला जो काम करते हैं वो अपने सॉल्यूशन को पहले इनकोड कर देते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर या सिंबल्स के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग्स या सिंबल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आपका डाटा है, ठीक है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आप उसकी रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं इन शॉर्ट। चाहे वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, मैट्रिक्स की फॉर्म में हो, चाहे वो सिंबल्स की फॉर्म में हो, वट एवर जो प्रॉब्लम है वो आप
उस लिहाज से उसको करेंगे। देन आप जजमेंट के लिए कि आपका एल्गोरिथम सही काम कर रहा है या आपकी जो आपने जो क्रॉसिंग म्यूटेशन करी है वो सही हो रही है, उसके लिए फिर आपके पास फिटनेस फंक्शन होता है। फिटनेस फंक्शन इज सॉर्ट ऑफ क्राइटेरिया, जिस तरीके से अगर ए ग्रेड आया, ए ग्रेड के लिए 80 मार्क्स चाहिए, तो ए ग्रेड 80 मार्क्स से ऊपर है तो बेसिकली ए है, उससे नीचे है तो ए नहीं है, तो ये बेसिकली फिटनेस फंक्शन है उस क्लास के मार्क्स के लिए या एक ओवरऑल कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से जब आपको फिटनेस फंक्शन अच्छा मिल जाए, फिर उस फिटनेस फंक्शन को बेसिकली यूज करते हुए पॉपुलेशन करवाना। पॉपुलेशन करवाने का मतलब ये है कि आप जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर हर स्टेप के एंड के अंदर जब आप सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आप एक जनरेशन करवाते हैं, ठीक है। तो उस जनरेशन से बेसिकली आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसकी हम लोग यूट्यूब पे एग्जांपल भी देख लेंगे, बहुत अच्छी इजी फिजी एग्जांपल्स हैं, वो मैं दिखाता हूँ, उससे आपको इसका बिहेवियर भी बेहतर समझ आ जाएगा। लेकिन थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ये हैं। यहाँ तक जेनेटिक एल्गोरिथम क्लियर है? ये चीज समझ आ गई आप लोगों को कि किस तरीके की अप्रोच है ये बेसिकली, और किस तरीके से बेसिकली इनको मर्ज करके बेसिकली हम क्या इस एल्गोरिथम कर क्या रहे होते हैं, ठीक है। जनरल आइडिया क्लियर है? तो ये सिंपल इसका आप कह लें स्कीमेटिक व्यू कह लें, या ज्यादा बेहतर व्यू है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक रैंडम पॉपुलेशन होती है। रैंडम पॉपुलेशन का मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ डेटा जो गिवन है वो आपकी रैंडम पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर आप उस रैंडम पॉपुलेशंस में सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया अप्लाई करने का मकसद तो होता है कि आप पेयरिंग बनाते हैं, ऐसे पॉपुलेशन में से पेयर बनाते हैं जो कि दोनों सूटेबल हों। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल अब सूटेबल है लेकिन एजुकेशन में वैसे दी नहीं जाती। मिसाल के तौर पे पेयर मैचिंग है, ठीक है, जो कि आजकल एप्लीकेशंस भी होती है, rishta.com, XYZ, ठीक है। जस्ट फॉर एजुकेशन परस्पेक्टिव एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको बेस्ट पेयर बेसिकली फाइंड करना है, ठीक है। तो आप बेस्ट पेयर, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे 10 lakhs हैं, अब मेरे लिए बेस्ट पेयर क्या होगा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, लेट्स से, ठीक है। मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और मेरे पास 10 lakhs है। तो मुझे ऐसी सिलेक्शन करनी है बिजनेस की जिसके अंदर ऐसा पेयर बनाना है जिसमें मैं 10 lakhs अगर मैं अप्लाई करता हूँ या इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे उससे प्रॉफिट या अर्निंग आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि आप बेस्ट पेयर्स बेसिकली बनाएं अकॉर्डिंग टू द फिटनेस फंक्शन। और फिटनेस फंक्शन क्या होगा कि ये आप ही में डिस्क्राइब करेंगे कि आपके प्रॉब्लम के लिहाज से फिटनेस फंक्शन क्या है, ठीक है। कि फिटनेस फंक्शन ये है कि आपको बेस्ट बिजनेस फिटनेस फंक्शन बेस्ट पेयर है या कोई और चीज है, तो वो फिटनेस फंक्शन के लिहाज से आप बेस्ट पेयर बनाएंगे। इस स्टेप को सिलेक्शन स्टेप कहा जाता है, ठीक है। और ये सिक्वेंशियल स्टेप्स ही हैं, ठीक है। हर दफा पॉपुलेशन से स्टार्ट होंगे और इसी से टॉप टू डाउन जाएंगे और ये साइकिल चलता रहेगा अनटिल अनलेस आप प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर लें या ऑप्टिमाइज ना हो जाए आपका प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन है बेसिकली ये, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, एक टेक्निक है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, ठीक है। जब सिलेक्शन हो गई, पेयर्स बन गए, उसके बाद इन पेयर्स को आपस में मैच करना, ठीक है, यानी इनकी रिकॉम्बिनेशन। जैसे ह्यूमंस के अंदर जो पैटर्न है, जो अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, उसमें क्रॉस ओवर में बेसिकली जेनेटिक इंटरचेंज होता है, ठीक है। पेरेंट्स की जो जीन्स होती हैं वो आपस में शेयर होती हैं, ठीक है। और वो शेयर होने के बाद जब रिकम्बाइन होती हैं, फिर एक नई फिर म्यूटेशन अप्लाई होती है बेसिकली। और म्यूटेशन क्या होती है? जो रिकॉम्बिनेशन आपने करा है या कॉम्बिनेशन आपने बनाया है या कॉम्बिनेशन बना है, वो अपडेट हो जाता है, ठीक है। और जो बेसिकली इस रिकॉम्बिनेशन को आप म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। आपने पहले मैच कर लिया, कैलकुलेट कर लिया कितने मुझे पार्ट्स में तोड़ना है, ठीक है। उसके बाद जो ये दोबारा रिकम्बाइन करके उसको जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो बेसिकली म्यूटेशन है। और म्यूटेशन की बेस पे आप पॉपुलेशन जनरेट करेंगे, यानी रैंडमली आप स्टार्ट करेंगे हमेशा, उसके बाद आप सिलेक्शन अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन के बाद आप क्रॉस ओवर करेंगे, यानी उनको मिक्स करेंगे, इंटरचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ, उनकी प्रॉपर्टीज को शेयर करेंगे। उन शेयर प्रॉपर्टीज के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो म्यूटेशन होगा, और उस म्यूटेशन की बेस के ऊपर पॉपुलेशन जनरेट होगी। ये चीज ये इसकी वर्किंग समझ आ गई जेनेटिक एल्गोरिथम की।
कोड आप किसी भी लैंग्वेज में कर लें, स्टेप्स यही हैं, क्राइटेरिया यही है, ठीक है। कोड के ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा, मैं एल्गोरिथम समझ आ जाए, बेशक आप फिर उसको सी शार्प में अप्लाई करें, जावा में अप्लाई करें, पाइथन में करें, वो आपकी मर्जी है, समझने के लिए, अपने प्ले अराउंड के लिए, ठीक है। ठीक है, इसको मैं फाइनलाइज कर लेता हूँ, फिर मैं इसका डेमो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। गेम्स के अंदर जेनेटिक एल्गोरिथम बहुत यूज होता है, तो मैं दिखाता हूँ गेम्स के अंदर कैसे यूज हो रहा है, मैं वो चीज देखते हैं। जिस तरह काउंटर स्ट्राइक है, उसके अंदर जेनेटिक एल्गोरिथम यूज होता है, इस तरीके से आपका जो सुपर मारियो है उसमें जेनेटिक एल्गोरिथम यूज होता है। किसी भी गेम के अंदर आप जेनेटिक एल्गोरिथम लगा सकते हैं, क्योंकि आप रीजनरेशन बेसिकली कर रहे हो, तो वो तो मिसाल के तौर पे अगर आप ऐसा गेम बनाना चाहते हो कि मिसाल के तौर पे उसमें लेवल्स हैं, अब उसमें उसने एक प्लेयर ने कुछ चीजें हासिल कर ली, यानी कुछ पॉइंट्स या कुछ गैजेट्स उसने कलेक्ट कर लिए गेम से। अब आप ये चाह रहे हो कि नेक्स्ट टाइम जब वो जनरेट हो, मतलब दोबारा रीबर्थ हो उसकी, मिसाल के तौर पे वो आउट हो गया, तो अब उसकी जब रीबर्थ हो तो वो इस तरीके से हो कि वो जो पैटर्न्स वो लर्न कर चुका था वो उसके अंदर बिल्ट इन आ जाए। ठीक है, ये बात समझ आ रही है कि मिसाल के तौर पे एक प्लेयर था, वो प्रो बन गया था खेल खेल के, ठीक है, लास्ट स्टेज तक पहुंच गया और वहां पे जाके वो आउट हो गया। अब उसके पास लाइफ लाइन थी, लाइफ लाइफ थी अभी उसके पास। तो जब नई लाइफ उसको मिल रही है और दोबारा वो रीस्टार्ट कर रहा है, तो उसको इस तरीके से जनरेट किया जाए कि उसके पास सारी वो जो पावर्स उसने कैप्चर करी थी डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, वो सारी की सारी पावर्स उसमें हों। ये जेनेटिक एल्गोरिथम का बेसिकली बड़ी एप्लीकेशन है जो आप गेम्स के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, पूरा जो हमने स्टडी किया, हाँ वो सेव होते हैं, वो वेट्स हैं बेसिकली, वो वेट्स की फॉर्म में सेव होते हैं, वो तो आप सेव करेंगे ऑब्वियसली। और आप बैकग्राउंड में भी सेव कर सकते हो, लाजमी नहीं है प्लेयर सेव करे उसको, वो बैकग्राउंड में भी सेव हो सकता है, उसकी बेस के ऊपर खुद ऑटोमेटिकली आ सकता है। ये कोई वीडियो शेयर भी करी है अली सलमान ने, तो देखते हैं, खैर मैं भी दिखा देता हूँ। इस पूरे चैप्टर की जो समरी है, चैप्टर जो हमने सेकंड पार्ट पढ़ा सर्चिंग का, ह्यूरिस्टिक फोकस करती है सर्चेस के ऊपर, बेस्ट फर्स्ट सर्च बेसिकली हाईएस्ट वर्थ नोड्स को बेसिकली एक्सपेंड करता है। मिनिमाइजेशन की वैल्यूएशन कॉस्ट के लिए हम ग्रीडी सर्चेस अप्लाई करते हैं, ताकि हम लोग जल्दी से बस सॉल्यूशन के ऊपर पहुंच जाए, कॉस्ट हम छोड़ देते हैं। अगर हम यूनिफॉर्म और ग्रीडी सर्चेस को कंबाइन कर दें तो हमारे पास ए स्टार सर्च बन जाते हैं, ह्यूरिस्टिक्स आ जाती है, ह्यूरिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ह्यूरिस्टिक बेसिकली एडमिनिस्ट्रेबल होती है। और ए स्टार सर्च कंप्लीट एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें देता है, वो हमने प्रूव किया। आइटरेटिव डीपनिंग ए स्टार बेसिकली कॉम्बिनेशन है आइटरेटिव डीपनिंग एल्गोरिथम का, ए स्टार सर्च एल्गोरिथम का। लोकल सर्च मेथड्स किसी भी प्रॉब्लम, जनरल लाइफ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर आप उठा के ब्लाइंडली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जेनेटिक एल्गोरिथम म्यूटेशन एवोल्यूशन के कॉम्बिनेशन से काम करता है, और उसका जो सॉल्यूशन है, जब उनका फाइनल रिजल्ट्स हैं, वो काफी फ्रूटफुल अभी तक आए हैं, जितने देखे गए हैं। तो मैं एक मिनट आप लोगों को दिखा देता हूँ। और क्या था, जेनेटिक एल्गोरिथम, जेनेटिक, गेम्स, गेम्स में ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। और उसके बाद एग्जांपल भी अच्छी है वैसे, सीडी कार वाली। ठीक है, साथ साथ आप यहाँ पे जनरेशन को देखते रहना, इस चीज को देखते रहो।
नहीं काफी है, बस यही चलता रहेगा इसमें। तो मैं आवाज नहीं करता हूँ, आवाज इतनी तेज है इसमें। अब देखते रहें। एक और डेमो है, ये अली सलमान ने शेयर किया था, इसको भी देख लें। ये भी समहाउ वही काम है जो भी आप लोगों को दिखा रहा था मैं। बड़ी मजे की है वीडियो, मैं दिखाना चाह रहा था। जाना पड़ेगा 1 मिनट। नेटिव एल्गोरिथम्स को अप्लाई करके उसके बाद अच्छी एग्जांपल बनाई थी गेम्स के अंदर, ये रही। But Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. इसको देखें।
ये देख सकते हैं। सो सिंपल इसको दिखाने का जो मकसद था, जो टारगेट था, ये था कि आप किस तरीके से बेसिकली इसने क्लियरली हर चीज लिख दी है कि जनरेशंस बेसिकली नेक्स्ट टाइम जब आप पेरेंट चूज करें तो आप ऐसे पेरेंट्स को चूज करें जो बेसिकली आपके जनरेशन में बेस्ट जिन्होंने परफॉर्म किया हो, तो उसकी बेस के ऊपर आपके जो चाइल्ड होंगे वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाले होंगे एंड सो ऑन। इस तरीके से हम बेसिकली अपने प्रॉब्लम्स, अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर भी बेसिकली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले। किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ऑल क्लियर? गुड है। अच्छा जी, एक चीज, एक दो चीजें डिस्कस करनी थी, फिर मेरे ख्याल से वो डिस्कशन कर लेता हूँ, तो फिर उसके बाद या तो गेम थ्योरी आज स्टार्ट कर दें। आप लोग क्या कहते हैं, गेम थ्योरी स्टार्ट कर दें आज या फिर क्या करें? पहले डिस्कशन कर लें, उसके बाद फिर आगे गेम थ्योरी, टाइम बचे तो गेम थ्योरी स्टार्ट कर लें। पहले डिस्कशन कर लें, ठीक है। और बाकी भी बता दें, सब स्टूडेंट्स इक्वली इम्पोर्टेंट है, सब बता दें। पेपर्स के हालात दिखा दूं पहले मैं आप लोगों को, आप लोगों के। कॉपीज में नहीं दिखा रहा क्योंकि कॉपीज खाली स्पेशल केसेस के लिए दिखाने का इजाफा वो रूल आया था, तो स्पेशल केसेस तो खैर मेरे नज़र में इतना कोई खास है नहीं। हाँ, इल्ला माशाल्लाह है, वो भी उनकी अपनी गलती से हुए हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, पेपर के अंदर दो क्वेश्चंस थे, मैं पहले पेपर दिखा देता हूँ उसमें करना क्या था, मतलब एक्सपेक्टेड क्या था, और उसके लिहाज से आप लोग पूछा जो था उसमें क्या आपको लिखना चाहिए था एंड सो ऑन। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, इसमें एक सिंपल सा सिनेरियो दिया हुआ था कि एक कंपनी है जो कि एक रोबोट बनाती है, स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर है, और वो एआई को यूज करते हुए रूम स्कैन करता है, ऑब्स्टेकल्स आइडेंटिफाई करता है, उसकी बेस के ऊपर एफिशिएंट राउट डिटरमाइन करता है, उसकी बेस के ऊपर देन फाइनली वो उस रूम को क्लीन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि उसकी इतनी सेल्स हुई एंड सो ऑन एक्स वाई जेड। जो हमारे काम की चीज थी वो इतनी ही थी। सबसे पहला क्वेश्चन था कि आर्किटेक्चर इसका दिया जाए। सबसे पहले तो मेरे अभी तक मुझे लगता है कि प्लेजरिज्म की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर नहीं है। प्लेजरिज्म किस चीज को बोला जाता है? प्लेजरिज्म हर उस चीज को बोला जाता है, हर उस कंटेंट को बोला जाता है जो किसी और का आप स्ट्रेट अवे कॉपी पेस्ट कर लें विदाउट एक्नॉलेजमेंट। पेपर के अंदर प्लेजरिज्म एक्नॉलेजमेंट के साथ भी अलाउड नहीं होता, लेकिन रिसर्च पेपर्स के अंदर, रिसर्च वर्ल्ड के अंदर आप एक्नॉलेज करते हुए दूसरे का काम, भाई मैंने ये फिगर, लेट से मैंने एक फिगर कॉपी करी किसी से, तो मैं एक्नॉलेज करूं भैया मैं जो फिगर कॉपी की है ना, ये मैंने फला लिंक से कॉपी की है। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट होती है। उसके लिए रेफरेंस डालना होता है, उसके लिए फिर उसका तरीका कार है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था बहुत सिंपल था, जो कि 3 मार्क्स का था। उसमें आपको रोबो का आर्किटेक्चर देना था। रोबो का आर्किटेक्चर किसी ने रिफ्लेक्स बेस्ड दिया, किसी ने गोल बेस्ड दिया, किसी ने लर्निंग बेस्ड दिया, किसी ने यूटिलिटी बेस्ड दिया, मैंने सबको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, वैसे ये गोल बेस्ड और यूटिलिटी बेस्ड है। ठीक है, ज्यादा बेहतर इसके लिए गोल बेस्ड है आर्किटेक्चर। सेकंड थिंग ये थी कि आपको एनवायरनमेंट टाइप्स बतानी है रोबो की, कि किस टाइप के एनवायरनमेंट्स में रोबो काम कर सकता है। तो इसमें हमने जो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स की टाइप्स पढ़ी थी, स्टोकेस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक और सिंगल एजेंट, मल्टी एजेंट, ये सारी जो हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ी थी, उन सब के लिहाज से इसको लिखना। ठीक है, जिसने लिखा जैसे ही वर्ड्स में लिखा उसके लिहाज से मैंने उसमें मार्क दिए हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर PAAS लिखने थे, परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर, सेंसर। ये भी रोबो के लिहाज से आपने जो सिनेरियो पढ़ा उसके लिहाज से लिखने थे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जो आपने फर्स्ट पार्ट में आर्किटेक्चर दिया है उसी का सोडो कोड लिखना था या एल्गोरिथम लिखना था। मल्टीपल स्टूडेंट्स ने ये किया है कि पहले पार्ट में यूटिलिटी बेस्ड एजेंट बना दिया और यहाँ पे आके रिफ्लेक्स बेस्ड एजेंट का एल्गोरिथम लिख के टाटा। तो ये गलत किया उन्होंने। मैंने हालांकि इसके ऊपर भी 1-2 नंबर दिए हैं, या 3 नंबर तक भी शायद किसी को दिए हैं मैंने, लेकिन मैंने मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि पार्ट ए के अंदर जो आपने आर्किटेक्चर दिया है उस आर्किटेक्चर का सूडो कोड देना है भाई मुझे। ठीक है, तो वो आपने समझना था और वो देना था। बिग ओ नोटेशन के अंदर वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी देनी थी, वो किसी ने पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज उठा के लिख दी, मैंने बोला चलो सारी एक्सेप्टेबल है।
Next question, what will happen if the state space of robo would increase and into and does it affect its performance measure? If yes, how much? Evaluated. एक हमने डिस्कशन करी थी, अगर आप लोगों को याद हो, वैक्यूम क्लीनर को एग्जांपल जब मैं पढ़ा रहा था, पार्शियली ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड में भी और फुली ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड में भी, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने ड्राइव करवाया था, n into 2n एक्सपोनेंशियल n, ठीक है। बेसिकली अगर उस फॉर्मूले के लिहाज से देखें तो रोबो का वर्ल्ड अगर n into n टाइम्स भी इंक्रीज हो जाए तो उसके ऊपर परफॉर्मेंस मेजर पे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वर्स्ट केस के अंदर भी उसका वर्ल्ड n into 2 पावर n में ही इवॉल्व होगा, जो कि हैंडलेबल है, ठीक है। तो उसकी परफॉर्मेंस मेजर के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर था परफॉर्मेंस मेजर पे इफेक्ट नहीं होगा और इफेक्ट इस फॉर्मूले की वजह से नहीं होगा। ये बात इसमें लिखनी है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने लिखी है, कुछ स्टूडेंट ने टेढ़े मेढ़े वर्ड्स में भी लिखी है, मैंने एक्सेप्ट किया, जितना हो सकता था उसमें मैंने कोशिश करी। जो मेजर मार्क्स जिनके कम आए ना, उनके मार्क्स कम आने की दो रीजन है, या तो उन्होंने बहुत ही अजीब तरीके से उस आंसर को किया है, या तो उनका किसी के साथ शेयर्ड था आंसर, ठीक है। और डॉट डॉट जब शेयर्ड होगा तो फिर वो प्लेजरिज्म में आउट होगा, उसके मैं नंबर नहीं दे सकता, ठीक है। जैसे 2-3 सिनेरियोज ऐसे हैं जिनमें ऐसा हुआ, जिसकी वजह से वो पास होते होते स्टूडेंट भी फेल हो गया बेचारा। लेकिन अभी मेरी मजबूरी है, क्योंकि अब मैंने ऊपर प्लेड इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि आप प्लेज ना करो, मेहरबानी करो। मैंने उस दिन पेपर का जब क्यूए भी हुआ था, मैंने बोला था बस कॉपी नहीं करना, जो करना है कोशिश करो अपनी तरफ से, नहीं कॉपी करने की कोशिश नहीं करना, कॉपी करोगे फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं उसको माना, तो फिर मैं पॉलिसीज तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा जी, you studied multiple searching approaches throughout this course. Justify which search approach is suitable for robo. जिसने जो लिखी है उसके लिहाज से वैसे मैंने उसको कुछ ना कुछ स्कोर दिया है, वैसे ए स्टार और ग्राफ सर्च अप्रोचेस इसके लिए बेहतर है। G part. Let's say you come to a situation where clean room can become dirty and location or size of the room is dynamic or unknown. So will robo use its learning experience in such case? What should it learn? If not, why not? इसमें जस्टिफिकेशन देनी थी 2 से 3 लाइन के अंदर। किसी ने एक ही छोटा सा पॉइंट लिख के बस खत्म कर दिया, किसी ने कुछ करके खत्म कर दिया। तो भाई जस्टिफिकेशन का मतलब होता है इतने वर्ड्स हों जिसमें आपकी बात कंप्लीट हो रही हो। इनकम्प्लीट बात के ऊपर मार्क्स नहीं मिलते भाई कहीं पे भी, ठीक है। मार्क्स के अलावा वैसे भी जस्टिफिकेशन कहीं पे भी करनी हो तो कंप्लीट अपनी बात को जस्टिफाई किया जाए। तो जो इशू ये काफी सारे बच्चों ने किया ये वाला कि आधा पॉइंट लिख के खत्म कहानी। वैसे सिचुएशन का आंसर एक्चुअल जो था वो ये होना चाहिए था, क्योंकि जो ये आपका रोबो है इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये डायनेमिकली अपना सेंसर्स को यूज करते हुए इन्वायरमेंट को लर्न कर सकता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को जब लर्न कर सकता है तो उसको जरूरत ही नहीं है अपने प्रीवियस हिस्ट्री को मेंटेन करने की, मेमोरी की इतनी खास जरूरत नहीं है, तो उसके बगैर भी ये काम कर लेगा, ठीक है। इसका आंसर ये था, इसकी जस्टिफिकेशन ये थी। अच्छा जी, एच शो द डेट रोबोज रैशनल। ये इस सवाल में 95% बच्चों ने गलती की है। और क्या गलती की है रोबोज रैशनल वाले क्वेश्चन के अंदर, कि रोबो रैशनल है तो एक कोई पॉइंट लिख के कर दिया। मैंने बताया भी था जब मैं चैप्टर नंबर 2 एजेंट्स को डिस्कस कर रहा था कि किसी भी चीज की रैशनैलिटी को जज करने के लिए आपके पास 4 क्राइटेरिया है। उन 4 क्राइटेरिया को बेसिकली यहाँ पे मेंशन करके उसके लिहाज से इसको मैप करना था कि रोबो के अंदर वो 4 खसूसियात हैं या नहीं है। अगर हैं तो इसके ये रैशनल है, अदरवाइज ये रैशनल नहीं है, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक नेटवर्क दिया हुआ था सिंपल सा छोटा सा, ये तकरीबन बच्चों ने अच्छा किया है इस सवाल में। लेकिन गलती कहाँ की, किसी ने गोल फॉर्मुलेशन नहीं, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन गोल फॉर्मुलेशन नहीं करी, किसी ने उनका बेसिकली जस्टिफिकेशन नहीं लिखी, किसी ने सिर्फ वर्किंग करके खत्म कर दिया। तो ये इस वजह से भी मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, ठीक है। तो 4 मार्क्स मैंने रखे थे इसकी वर्किंग के, 2 मार्क्स रखे थे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन गोल फॉर्मुलेशन के, 2 मार्क्स मैंने रखे थे बेसिकली जस्टिफिकेशन के, वो जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी करे हैं 4 + 2 + 2, ठीक है। तो अब मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। एक्सेल शीट आप लोग जो जो हैं, 16 मार्क्स हैं, अरसलान के इब्तिसाम के 15 हैं, कम उस्मानी के 19 हैं, और हुसैन रजा के 19 है, 20 माज हुसैन अब्दुल कयूम के 17 है, वहाज हुसैन अहमद के ये पास था, इसने अपनी गलती की वजह से फेल हुआ है, इसका कॉपी पेस्ट बहुत हुआ है, या इसने किया या इसका हुआ वल्लाह वाला। खैर, मोहम्मद जैन इसका भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो, शायद उस्मान जाहिद इसके 19 है, हिबार
हाफिज हिबार के 10 हैं, रामील के 17 हैं, मुस्लिम के 10 हैं, जुनैरा के 27 हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं इनके जुनैरा के। मिर्जा फवाद हैं, मुजफ्फर हैं, और सोन तहूर के भी 21 है। 20 से ऊपर जिसके मार्क्स हैं समझ लें वो अच्छे मार्क्स हैं, मैं मतलब उसको अच्छे मार्क्स में क्रेडिट। सबसे हाईएस्ट बुशरा के हैं, और क्लास में भी सबसे ज्यादा वही जवाब दे रही होती है बेचारी, तो उसका 28 मार्क्स हैं। वैसे जो जितना डिस्कशन करेगा, जितना स्टडी करेगा, उसका उतना फायदा है, मैं ये सिंपल ये कहूंगा। ठीक है, हाँ स्केल कर दें। अच्छा स्केल कर दें, हम मेहनत नहीं करें, आप स्केल कर दें, है ना? मेहनत करने के लिए तैयार नहीं, आप स्केल कर दें सर, ताकि हम हमारे ग्रेड अच्छे हो जाएं। ये सेकंड सेशन है एमसीएस वालों का। इसमें सारा के 17 हैं, 16 राजी के हैं, दानिश के हैं, 23 कामरान अली के, इनकी क्लास में हाईएस्ट कामरान के हैं, किरण के 17 है, 15, 11, 13, 12। इनमें भी जो कम जिनके हुए हैं वो इसी वजह से हुए कि एक आध क्वेश्चन में मार्क्स आपके वो डिडक्ट हुए हैं, उस वजह से आपके मार्क्स कैंसिल हुए, अदरवाइज कोई मसला नहीं। ये थर्ड आईडी है जो मर्ज है, इसमें फहाद के 23 हैं और अजीजुल्लाह के 12 हैं। अजीजुल्लाह के 12 होने की वजह ये है कि उन्होंने जस्टिफिकेशन से जो आंसर्स लिखे थे वो बहुत वेग थे, तो वेग डिस्कशन के ऊपर इतने मार्क्स में दे नहीं सकता। बिल्कुल एक कहानी का मैं ईरान का पूछूं, आप चाइना का पता है, तो मैं उस पर कुछ दे नहीं सकता मार्क्स। ठीक है, और आपका वैसे भी अब ये एंड सीनियर लेवल कोर्स है, तो ये चीज कर लें। बात सारी ये है कि अभी भी आपके पास चांस है, अभी भी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और मैं किसी को कम स्कोर देना है, मैं कोई मुझे शौक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अच्छे ग्रेड से सारे स्टूडेंट पास हों, कोई भी कोर्स हो, मैं कोई भी कोर्स पढ़ा रहा हूँ, अच्छे ग्रेड से पास हों। अगर मेहनत कर रहा है स्टूडेंट तो उसको ग्रेड मिलना चाहिए, उसकी मेहनत का उसको सिला मिलना चाहिए। और सब आप सारे इक्वली फीस पे करते हैं, तो सब मेरे लिए इक्वल ही हैं, चाहे कोई गर्ल हो बॉय हो वट सब मेरे लिए इक्वल ही है। ठीक है, तो ये काइंडली अपना इस चीज को देख लें। आप लोग प्रोजेक्ट अच्छा करें, अभी मेरी जो रिकमेंडेशन है आप सबको, ठीक है, आप प्रोजेक्ट अच्छा करें, क्विज एक आध जो होगा उसको कोशिश करें अच्छे से अच्छा हो। ठीक है, और फाइनल में फुल अपनी एफर्ट्स दें। अगर फाइनल आपका अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका बूस्ट हो जाएगा। 40 मार्क्स का होगा, अगर आप 40 में से 35, 36 ले लें, और लास्ट टाइम बच्चों ने लिए भी हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। भाई अपने अपने मार्क्स देख लेना एलएमएस पे, मैं बाकियों की लिस्ट क्यों दिखाऊं? अपने मार्क्स देख लो, अपने मार्क्स देख लेना वहां पे, एलएमएस में आपके मार्क्स आए हैं। अपने एलएमएस पे देख लो ना क्वेश्चन के, 10 वाले पास नहीं होते। 30 मार्क्स का था तो 18 में 18 पासिंग होगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने 20 मार्क्स का रखा हुआ था, सेकंड क्वेश्चन मैंने 10 मार्क्स का रखा हुआ था, तो उन दोनों क्वेश्चंस के मर्ज करके हैं। खैर, अच्छा जी। अ, तलहा अजीज, तुम्हारा अगर बोलो तो मैं स्क्रिप्ट के सामने ओपन करने के लिए तैयार हूँ, तुम देख लो तुम्हारी गलती क्या हुई है। तुम्हारा किसी ने तुम्हारे स्क्रिप्ट शेयर्ड हुआ होगा, उस वजह से तुम्हारे मार्क्स कटे। तुम्हारा स्क्रिप्ट शेयर्ड हुआ है, कौन सी उसमें हो, तलहा अजीज ना, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 है ये तुम्हारा। ठीक है, इसमें 3 मार्क्स दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 अब्दुल्ला हादी, और ये तुम्हारा सेम सेम रिस्पॉन्स। अब क्यों है, अब इसकी डिबेट पे तो मैं जाऊंगा ही नहीं, क्यों है क्या है कैसे हुआ, मैं उसको जानता हूँ मैं उसको नहीं जानता, वो मुझे सुनना नहीं है। ठीक है, डॉट डॉट सेम है, इस वजह से प्लेज में आया। तलहा के भी 0 हैं, तलहा हादी के भी 0 हैं, तुम्हारे भी 0 हैं इस वाले क्वेश्चन में। ये 2 मार्क्स का था, इसमें 2 में से 2 मैंने दिए आपको। इसमें हादी से जो एल्गोरिथम है आपका, पूरा एल्गोरिथम उससे मिल रहा है अगेन, तो ये 0 हो गया। हादी का भी 0 हो गया, उसका मार्क्स भी 0 हो गया इस वाले में। इस वाले में बेस्ड ऑन डिस्कशन जो आपने की है, ठीक है, उस लिहाज से मैंने 1 मार्क दिया है। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में वन आई वुड पिक बीएफएस ऑन द ग्राउंड्स दैट एज द सेंटर रीजन फॉर दिस रोम्बा। रोम्बा की मैंने बात ही नहीं करी, मैं रोबो की बात कर रहा हूँ, आप रोम्बा में चले गए। ठीक है, रोम्बा पे क्यों गए उसका भी रीजन है, छोड़ दो, अब उस पे नहीं जाएंगे। इज द मींडर द रूम एंड क्लीन द अर्थ सो इट वुड लुक टू द रूम लेवल बाय लेवल। ठीक है, इन सच केस आई रोबोट, अब अचानक से आई रोबोट आ गया। ठीक है, रोम्बा के बाद आई रोबोट आ गया। बेसिकली रोम्बा एक कंपनी, रोम्बा आई रोबोट एक कंपनी है जो रोम्बा बनाती है। ये एक्चुअली
ये सही सिनेरियो है जो मैंने एक वेबसाइट से लिया था, ठीक है। तो ये अब आप वहां तक पहुंच गए होंगे तो आपको कहीं से मिल गया होगा उसके बारे में कोई एक रिव्यू, तो उसमें से किसी ने आपकी मदद करी या हुआ, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन जो लिखा हुआ है मैं उस पर जजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। खैर, totally left and right driver and search the room level size by size so it could be familiar with the new size area of soil as well. Wow, रूम के अंदर सॉइल कब से आ गई भाई। अच्छा जी, और ये भी अगेन डॉट सेम है। इस वाले में 4 मार्क्स दिए मैंने इसलिए कि आपने वर्किंग करी है, तो 4 मार्क्स वर्किंग के मैंने पूरे दे दिए आपको उसमें। अजीज, ठीक है। आपके जो मार्क्स कटे हैं ना इन चीजों की वजह से कटे हैं, अगर इन चीजों के मार्क्स नहीं कटते तो आपके मजे से अभी कितने मार्क्स हैं, मुझे दोबारा एक्सेल खोलनी पड़ेगी, तो आपके अच्छे मार्क्स हो जाते हैं, एटलीस्ट 20 तक तो पहुंच ही जाते हैं। अल्लाह अजीज, अल्लाह अजीज 9 आ रहे हैं ना, तो तुम्हारे मजे से 19 तक हो जाते हैं। अकील यूसुफ, देख लो भाई तुम लोग टाइम, मैं चाह रहा था पढ़ा लूं, ये तुम लोग अब चेक करना चाहते हो करो चेक, मुझे मसला नहीं है। अकील यूसुफ, अकील 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 अकील, ठीक है। अम्म, अकील के 3 नंबर मैंने इसमें दिए हैं आपके, ठीक है। सेकंड वाले में भी 3 मार्क्स दिए हैं, इसमें 2 मार्क्स दिए हैं। ये अब्दुल मुइज से प्लेज्ड है, ये भी अब्दुल मुइज से प्लेज्ड है, इसमें 2 मार्क्स दिए हैं, इसमें 1 मार्क्स दिए हैं, इसमें भी 1 मार्क्स दिए हैं बेस्ड ऑन डिस्कशन। इस वाले क्वेश्चन में आपने ये राउट वगैरह सब दिया था तो मैंने 4 मार्क्स दिए हैं इसके। अकील, वो मैं स्केलिंग वाली जो बात कर रहा हूँ तुम लोग, वो मैं करूंगा, लेकिन तुम लोगों की परफॉर्मेंस तो बेहतर हो। मैं बोलूं मैं स्केलिंग कर दूं, तुम लोग एंड में मेरे पास आ जाओ रोते हुए, सर पर हमारे हमारे आपने बोला था स्केल कर दें, तो मैं ऐसे स्केल नहीं करता भाई। आप काम करोगे तो फिर काम करोगे। आप पहले पार्ट्स का आ रहा है तुम्हारा प्लेज, 3 पार्ट्स का शायद आ रहा है प्लेज। हाँ अजीज, तुम्हारे भाई यहाँ पे जो बने हुए 9 ही आ रहे हैं, दोबारा कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। काशिफ, देख लेते हैं काशिफ, काशिफ 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 काशिफ, कौन से आईडी में हो काशिफ, इसमें हो शायद तुम, काशिफ अली। तुम्हारे इसमें तुमने भाई पूरी ये बुक से कॉपी करी है बिल्कुल 0-0, खुद देना था, और ये इसका लिहाज से आर्किटेक्चर भी ठीक नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में मैंने 2 मार्क्स दिए हैं, इसमें भी 2 मार्क्स दिए हैं, इसमें भी 2 मार्क्स दिए हैं, इसमें 1 मार्क्स दिए बेस्ड ऑन